अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को निशाने पे रख लिया और शदीद तनकीद का निशाना बनाया उन्होंने। गुज़श्ता रोज़ आपको याद ही होगा मियाँ नवाज़ शरीफ ने अपना मुज़ाहमती बयानिया दोहराया क्या, ये कहा क्या कि साजिशियों से वो हिसाब लेंगे। बिलावल साहब ने आज जलसे में मियाँ साहब को खूब लताड़ा। उन्होंने कहा कि 3 बार मियाँ साहब सिलेक्ट हुए, चौथी बार तो आप इलेक्ट होकर आ जाएं। ये भी कहा कि मियाँ साहब जो तीनों बार आए वो सिलेक्ट होकर जिन्होंने उनके ऊपर करम किया उनकी मदद से आए। ये भी कहा कि जो 2/3 अक्सरियत मियाँ साहब को दिलवाते हैं, फिर मियाँ साहब कुछ अरसे बाद उन्हीं से लड़ाई कर लेते हैं और ये जो लड़ाई होती है, ये जो पंगा होता है, इसका जो सारा नुकसान है वो मुल्क को होता है, अवाम को होता है और हम सबको भुगतना पड़ता है। ये भी कहा कि अब फिर वही होगा, अब फिर ये मुतालबा करें कि 2/3 अक्सरियत से हमें जितवाएँ और ये पेश गोई की कि कुछ अरसे बाद फिर मियाँ साहब एक पंगा ले लेंगे और उसका नुकसान हम सबको होगा। लेकिन ये कहा कि जो 3 बार फेल हुआ, चौथी बार क्या तीर मार लेगा, क्या कर लेगा। और इस वक्त मुल्क इतने शदीद माशी बहरान में कि मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि किसी खिलाड़ी को या फिर ये जो 2/3 अक्सरियत का हर दफ़ा दावा करते हैं, मुतालबा करते हैं, इनके तजर्बे करे, ये अफोर्ड नहीं इस वक्त हम कर सकते। तो बिलावल भुट्टो साहब जो बात कर रहे हैं, क्या वो दुरुस्त है, क्या उनका बयान दुरुस्त है? अपने तज्ज़ियाकारों के सामने आज हमने ये सवाल रखा है और इस डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं उमर चीमा साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा, इरशाद भट्टी साहब और मज़हर अब्बास साहब भी मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बेनज़ीर, आपकी राय सबसे पहले जानना चाहूँगी। अलीना, मेरे ख्याल से जो बात बिलावल भुट्टो ज़रदारी कह रहे हैं वो काफ़ी हद तक तो दुरुस्त है, क्योंकि मियाँ साहब का कुछ इसी किस्म का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। वो हुकूमत बनाते हैं और तकरीबन 2 साल बाद उनकी इस्टेब्लिशमेंट से नाराज़गी हो जाती है या कोई लड़ाई हो जाती है और इसकी वजह से उनकी हुकूमत चली जाती है। और इसी वजह से मेरी राय, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से अभी तक नवाज शरीफ साहब की कबूलियत है या नहीं चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की, मेरे ख्याल से इसमें अभी तक क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि एक खौफ ज़रूर होगा उस तीसरी कुव्वत में कि अगर इनको हमने वज़ीर आज़म बना दिया, 2/3 अक्सरियत दे दी, तो कल ये ऐसा ना हो कि फिर से सिविलियन बालादस्ती की बातें शुरू कर दें। और आपको तो पता है ये जो तीसरी कुव्वत है, इनको इस किस्म की बातें तो पसंद नहीं आती, ना सिविलियन बालादस्ती की, ना जमहूरियत की। तो मेरे ख्याल से एक खौफ होगा जिसकी वजह से एक क्वेश्चन मार्क है इस पे कि उनको चौथी बार वज़ीर आज़म बनने दिया जाएगा या नहीं। अभी भी अगर आप देखें तो जिस तरह इत्तेहाद बन रहे हैं और बड़े खुल के कुछ लोग तो कह रहे हैं और बता रहे हैं हमें कि किसके कहने पे हम मियाँ साहब के साथ बैठ रहे हैं। मैंने तो खालिद मक्सी साहब का भी पहले भी जिक्र किया है इस शो पे, वो तो नाम भी लेते हैं कि उन्होंने हमें कहा था तो हम नवाज शरीफ साहब के साथ बैठे। तो अगर इस किस्म की हुकूमत बनती है तो कल को कुछ 19-20 हो गया तो फिर ये सब लोग तो चले जाएंगे और फिर से 2 साल या 3 साल बाद कोई मसला बन सकता है। लेकिन मेरी राय में अभी चांसेस एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई के इस बार कम है। उसकी वजह मुझे ये लगती है कि इस बार शायद नवाज शरीफ साहब सिर्फ अपना नहीं सोच रहे, वो मरियम नवाज शरीफ के फ्यूचर का भी सोच रहे होंगे। अगर उनको वज़ीर आज़म बनाना है, अगर उनको वज़ीर आला पंजाब बनाना है, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ अगले 5 साल बना के रखनी पड़ेगी, उनका एतमाद हासिल करना पड़ेगा ताकि एक किस्म का रास्ता खुले मरियम नवाज के लिए भी और उनके लिए ज़रा आसानी पैदा हो। दूसरी बात जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कही कि हर बार नवाज शरीफ साहब सिलेक्ट होके आए हैं, इलेक्ट होके नहीं आए, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करती। पिलडैट ने इस पे काफ़ी रिपोर्ट्स भी की हैं, वो जायज़ा भी लेते रहते हैं हमारे जितने भी माजी में इलेक्शंस हुए हैं, और उनके मुताबिक 2013 का जो हमारा इलेक्शन था वो काफ़ी हद तक साफ और शफाफ था और उसमें बहुत कम मुदाखलत थी। और उनकी इस पे राय ये है कि शायद उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी उनको कोई एतराज़ भी नहीं था कि नवाज शरीफ साहब या मुस्लिम लीग नून हुकूमत बना ले। तो इससे मैं इत्तेफाक नहीं करती। और जहाँ तक ये बात है कि वो हर बार आते हैं और हर बार फेल हो जाते हैं, देखिए उनको आप 5 साल पूरे भी तो नहीं करने देते, 2 साल या 3 साल बाद उनकी आप हुकूमत को बंद करते हैं, पैकअप करते हैं, उनको घर भेज देते हैं। तो मेरे ख्याल से चांसेस इस बार कम है। इस बार अगर आप वैसे भी देखिए तो कोई खास एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया भी नहीं किसी पार्टी की तरफ से आ रहा। अच्छा, वैसे बिलावल गिला यही नहीं कर रहे कि वो आपको, एक तो आप उनकी मर्जी से आते हैं, उसके बाद फिर आप उनसे 2-2.5 महीने बाद, साल बाद लड़ाई कर लेते हैं, फिर लड़ाई करते हैं, चले जाते हैं, फिर वापस दोस्ती कर लेते हैं। या तो फिर लड़ाई करें ना, या दोस्ती कर लें, फैसला कर लें कुछ। नहीं, बात तो बिल्कुल सही है, सवाल तो बिल्कुल ठीक है। इस पे हम कल भी बात कर रहे थे कि उनका फायदा उठा के, और अभी भी ऐसे ही लग रहा है कि जो वो एस्टैब्लिशमेंट कर रही है उसका नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून पूरा फायदा उठा रही है।
پھر آپ آتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں ہم احتساب بھی کریں گے، جن کے ساتھ آپ معاہدے کر رہے ہیں ان کا آپ کیا ہی احتساب کریں گے. تو بات تو ٹھیک ہے اس حد تک، لیکن بڑا عجیب و غریب اور گنجلک معاملہ ہے. عمر آپ کی کیا رائے ہے؟ علینا میں تو یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بلاول کس کو مخاطب ہیں. ایک طرف وہ نواز شریف پر تنقید کر رہے ہیں اور دوسری طرف سے وہ خبردار کر رہے ہیں. کس کو کر رہے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کو کر رہے ہیں. وہ اسٹیبلشمنٹ پر کوئی تنقید نہیں کر رہے، وہ اس چیز پر تنقید نہیں کر رہے کہ آپ کسی پرائم منسٹر سے آپ کی لڑائی کیوں ہو جاتی ہے. وہ ایک پرائم منسٹر جو ایک سابق پرائم منسٹر ہیں ان کو اعتراض ہے جی کہ آپ لڑ پڑتے ہیں. اور دوسرا وہ اپنا ایک طرح سے سی وی بھی پیش کر رہے ہیں کہ جس میں کہہ رہے ہیں جی کہ یہ بندہ آپ سے لڑے گا دوبارہ، تو میں اگر آپ مجھے لے آتے ہیں تو میں نہیں لڑوں گا. اور ساتھ انہوں نے ساتھ جو تمام شرائط رکھی ہیں پرائم منسٹر کے لیے وہ وہی ہیں کہ جس پہ وہ خود پورا اترتے ہیں کہ وہ بندہ ینگ ہونا چاہیے، اس کو پہلے وہ آزمایا ہوا نہ ہو. یعنی کہ وہ اب جو ہے میرے بلاول بھٹو ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں جی کہ میں ینگ بھی ہوں اور مجھے پہلے آزمایا نہیں گیا، تو اگر مجھے چانس دیا جائے تو میں مایوس نہیں کروں گا. اچھا، یہ جو ایک تاثر ہے کہ نواز شریف کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہے یا کیا نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ قبول کرے گی، اس میں اصل میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اسٹیبلشمنٹ ہم کس کو کہتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ جس طرح ہمارے ملک کی کوئی پالیسی نہیں ہے، اسی طرح جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی نئے آرمی چیف کے ساتھ وہ بھی اس کے بھی خیالات اور لڑائیاں اور ترجیحات جو ہیں وہ ذرا مختلف ہوتی ہیں. ہماری جو پرانی اسٹیبلشمنٹ تھی وہ بہت زیادہ ایک فنافل عمران خان ہوئی تھی، ابھی تو نہیں ہے. تو لہٰذا یہ نہیں ہے بات کہ جو اسٹیبلشمنٹ پہلے چل رہی تھی کہ ادارہ جاتی جو نظام ہے وہ اتنا مؤثر ہے کہ نئے آرمی چیف کے آنے سے فرق نہیں پڑتا. ایسی بات نہیں ہے. جو موجودہ قیادت ہے اسٹیبلشمنٹ کی وہ عمران خان کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتی، لیکن وہ نواز شریف کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر میاں نواز شریف پاکستان آ گئے ہیں اور ان کے سارے معاملات درست ہو رہے ہیں تو یہ توقع کرنا کہ نہیں وہ ابھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے اسی طرح لڑائیاں چل رہی ہیں تو یہ بھی میرے خیال ہماری خام خیالی ہے. ایسی بات نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ میاں نواز شریف کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ ابھی بھی ان کی لیفٹ سائڈ پہ، ایسی بات نہیں ہے. اور میرے لیے یہ تعجب کی بات ہوگی کہ اگر نواز شریف کے علاوہ اگر نون لیگ اکثریت لے جاتی ہے یا نون لیگ گورنمنٹ بناتی ہے تو نواز شریف کے علاوہ کسی اور کو وزیر اعظم بنانا میرے لیے تعجب کی بات ہوگی. عام تاثر یہ ہے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے چونکہ بڑے فرما بردار ہیں تو لہٰذا اسٹیبلشمنٹ انہی کو پسند کرتی ہے. نواز شریف جو ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں اور نواز شریف نے جو پچھلا ٹائم اپنا گزارا ہے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلق رکھنے کی کوشش کی ہے، بہت بہتر کرنے کی کوشش کی ہے. وہ لڑنے کی انہوں نے کوشش نہیں کی. ہاں یہ ضرور تھا کہ اسٹیبلشمنٹ پرانی کو ان کا چہرہ پسند نہیں آ رہا تھا اور اس میں بھی آپ اگر یہ بات کریں تو کوئی ضروری نہیں کہ جو اس ٹائم کے آرمی چیف تھے ان کے ساتھ ان کی کوئی ایسا کنفلکٹ چل رہا تھا. جو ان کے ساتھ جو جرنیل تھے ان کے ساتھ زیادہ کوئی نہ کوئی پرابلم تھا کہ جو ایکول امنگ دا ایکولز والا جو کانسیپٹ تھا اس میں جو دوسرے لوگ ہیں وہ کوئی زیادہ پریویل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اور پھر جو آگے غلط فہمیاں بڑھتی گئیں، معاملات بڑھتے گئے، کسی جگہ جوڈیشری درمیان میں آ گئی، کسی جگہ اسٹیبلشمنٹ آ گئی، کسی جگہ میاں نواز شریف کے کسی وزیر نے بیان دے دیا، وہ اسی طرح غلط فہمیاں آگے بڑھتی گئیں. اور آخر میں آپ سے بات کروں گا کہ یہ جو ایک سلیکٹر کا ورڈ ہے کہ یہ بلاول کو اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں ان کو یہ لفظ بہت پسند تھا کہ جب یہ عمران خان پر بولا جاتا تھا اور عمران خان کے لیے وہ ایک چھیڑ بن گئی تھی. اور میں آپ کو ایک خبر بھی بتاؤں کہ جب میاں نواز شریف جیل میں تھے اور بلاول ان کو ادھر ملنے گئے تھے تو جو باقی باتیں ہوئی نا اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ میاں صاحب نے بلاول بھٹو کو کہا کہ بلاول صاحب یہ جو آپ نے اس کو نام دیا نا یہ بہت کمال کا نام دیا آپ نے سلیکٹر کا. اب ان کو میرے خیال ہے اس ٹائم یہ نہیں آئیڈیا تھا، ان کو یہ نہیں آئیڈیا تھا کہ یہ نام جو ہے یہ آئندہ کے لیے چھیڑ بننی ہے اور کل کو میں نے بھی اسی کردار میں آنا ہے. تو بلاول کو اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ یہ ان کی چھیڑ بنے گی اور وہ اس چیز کو استعمال بھی کر رہے ہیں. تو آج بلاول صاحب نے نواز شریف صاحب کو بھی سلیکٹڈ بول دیا نا، اگر اس کو سادہ الفاظ میں ہم بیان کریں. ہاں ان کا یہ مطلب ہے اور آگے یہ چلنا ہے. یہ آگے اگر جو گورنمنٹ چلے گی تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بیان چلے گا. لیکن یہ ہے کہ ہماری اوورآل ایک بڑی انفارچونیٹ ریالٹی ہے
کہ جس جگہ پہ جو گیٹ کیپر ہوں گے نا, گیٹ کیپر سے جو بھی بندہ ان کے ساتھ تعلق بگاڑے گا اس کو انٹری نہیں ملتی. تو لہٰذا وہ کوئی بھی پارٹی ہو, وہ جو گیٹ کیپر ہوتا ہے. اچھا پہلے تو کیونکہ آپ نے کہا نا بلاول, آپ نے اس کا تجزیہ اس طرح سے کیا ہے, بلاول اپنی سی وی پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ذرا جلدی سے اور بڑی مختصر مجھے بتا دیں بلاول صاحب کی قبولیت کتنی ہے؟ نہیں, بلاول صاحب کی کوئی قبولیت نہیں ہے. بلاول صاحب نے کوئی ایک پرسیپشن بلڈ کرنے کی کوشش کی پہلے جب یہ گورنمنٹ میں تھے. تاثر یہ تھا جی کہ اگلا چانس جو ہے بلاول صاحب کو مل رہا ہے, لیکن ان کو نہیں مل رہا بلکہ ان کو سندھ میں ٹف ٹائم مل رہا ہے, جس کی وجہ سے وہ ساتھ میاں نواز شریف سے بھی شکوہ کر رہے ہیں اور ساتھ وہ ان کو بھی بتا رہے ہیں کہ جنہوں نے آگے کچھ سلیکشن کرنی ہوتی ہے کہ بھائی جان یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, ہمارے سے بات کریں. باقی اینالسٹ کو بھی شامل کروں. مظہر عباس صاحب, آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ واقعی میں بلاول صاحب سی وی پیش کر رہے ہیں میاں صاحب کو جب وہ کہتے ہیں میاں صاحب بھی سلیکٹڈ ہے؟ نہیں دیکھیں, میرا خیال ہے بلاول کا بیان درست نہیں ہے, لیکن بلاول یہ بیان دے کیوں رہے ہیں اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجہ یہ کہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگلی حکومت تو پی ایم ایل این کی بنے گی. اگر پی ایم ایل این کی اگلی حکومت بنتی ہے تو انہوں نے ایک اپوزیشن پارٹی کے طور پہ اگر آگے آتے ہیں تو وہ آگے کا دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کو ون اوور کرنے کے لیے جو ہے وہ پی ایم ایل این کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اس لیے کہ پنجاب سے جو پیپلز پارٹی کا ووٹر گیا ہے وہ پی ٹی آئی میں گیا ہے, اور وہ اس وجہ سے گیا ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ایک دوسرے کے قریب آئے. اس سے ان کا جو ورکر تھا پنجاب کا خاص طور پہ, اور بہت سے عہدیدار بھی تھے, وہ نالاں تھے کہ ہم نے ساری زندگی پی ایم ایل این کے خلاف لڑی اور آج آپ پی ایم ایل این کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں. تو وہ بہت سے لوگ جو ہے, اور وہ اب تک واپس نہیں آئے ہیں. تو یہ جو اس وقت پیپلز پارٹی یا بلاول بھٹو پوزیشن لے رہے ہیں, یہ مجھے یہ لگ رہا ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, مجھے یہ لگ رہا ہے یہ پوسٹ 8 فیبروری والی پوزیشن لے رہے ہیں کہ آگے الیکشن, آگے پولیٹکس میں انہوں نے کیا کرنا ہے, کیونکہ بلاول آگے پولیٹکس کریں گے. اور پنجاب ظاہر ہے جب تک پنجاب میں ان کا ووٹر واپس نہیں آتا. آپ نے کہا بیان درست نہیں ہے, درست کیوں نہیں ہے؟ درست اس لیے نہیں ہے کیونکہ سیاسی طور پہ نقصان ہو رہا ہے. دیکھیے جب بلاول یہ بات کرتے ہیں تو کیا اس کے کیا معنی ہوتے ہیں, اس کا کیا جواب ہے؟ کیا آپ کی پارٹی 3 مرتبہ اقتدار میں نہیں آئی؟ اس کا جواب تو یہ ہوگا نا. تو پھر اگر اس لیے کہ جب پارٹی برسر اقتدار آتی ہے تو وزیر اعظم بنتے ہیں نا, تو کہ پی ایم ایل این ایز اے پارٹی ان کو قبول ہے, نواز شریف قبول نہیں ہے, یا پی ایم ایل این ہی قبول نہیں ہے. 3 بار کی باری ہے تو 3 بار تو آپ کی بھی باری آئی ہے. پیپلز پارٹی بھی 3 بار برسر اقتدار رہی ہے. طریقہ کار کے اوپر کہہ رہے ہیں نا کہ جس طرح سے پہلے آئی جے آئے, اس کے بعد دوسری دفعہ موقع ملا, پھر تیسری دفعہ. اب جب یہ بات کریں گے تو دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کو اقتدار سے نکالنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملی. پیپلز پارٹی بھی ملی. کیا 93 میں جب نواز شریف کھڑے تھے تو پیپلز پارٹی نے کیا پوزیشن لی؟ 12 اکتوبر کو پیپلز پارٹی کی کیا پوزیشن تھی؟ انہوں نے ویلکم کیا اس چیز کو, جو 12 اکتوبر کا ایکشن تھا انہیں ویلکم کیا. تو جب آپ یہ اس طرح کی پوزیشنز لیتے ہیں تو سیاسی طور پہ آپ اپنے آپ کو کانٹرڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے 16 مہینے حکومت کی, وزیر خارجہ رہے آپ, کس کے انڈر وزیر خارجہ رہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں صرف یہ کہوں کہ میں صرف یہ کہوں کہ میں وزیر رہا ہوں, میں اپنی پرفارمنس دوں گا. ایسا تو نہیں ہوگا. آپ کو آپ نے شہباز شریف کے حق میں تقریریں کی ہیں, آپ نے فلور آف دی ہاؤس تقریریں کی ہیں, تو آج آپ یہ پوزیشن کیسے لے سکتے ہیں؟ آپ نے پورا عدم اعتماد کی تحریک جو لے کر آئے عمران خان کے خلاف, تو آپ نے کس کے ساتھ مل کر کیا یہ؟ تو یہ جب بلاول اس طرح کی بات کرتے ہیں تو وہ پولیٹیکلی میرا خیال ہے اپنے آپ کو اور اپنی پارٹی کو ویک کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, اس لیے کہ جب آپ یہ پوزیشن لیں گے تو پھر سوالات آپ سے بھی کیے جائیں گے کہ آپ وزیر خارجہ کی پوزیشن نہیں بتائیں, آپ یہ بتائیں کہ پی ایم ایل این کے ساتھ حکومت میں کیوں گئے, آپ نے پی ایم ایل این کے ساتھ اتنے عرصے کیوں ساتھ جوڑے, اگر وہ سلیکٹڈ ہی تھے, اگر وہ سلیکٹڈ. آپ کے یہ والا جملہ مجھے بڑا دلچسپ لگا ہے کہ جب ان کی حکومتیں گئیں تو اس میں کہیں نہ کہیں حکومت ہٹانے میں گرانے میں کردار رہا پیپلز پارٹی کا, تو کیا آپ لوگ وہاں پر اعلی کار تھے؟ دونوں نے ایک دوسرے کی جب گرائیں. بٹ بھٹی صاحب کیا رائے ہے آپ کی؟ آج صحیح پھنسے بھٹی صاحب. میڈم شیخ, پہلی خوشی یہ ہوئی کہ نواز شریف صاحب کا جو پسندیدہ نام تھا سلیکٹڈ, وہ بالآخر ان کو واپس مل گیا. 3.5 سال جو نام بھٹک گیا تھا وہ بالآخر منزل پر پہنچ گیا.
लिहाजा सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहना, उसे नवाज शरीफ साहब मेरे महबूब कायद की तरह रिस्क फ्री गारंटियों वाले वापसी और गारंटियों भरी वापसी वाले भोला कहना चाहिए। दूसरी खुशी ये हुई कि मरियम नवाज साहब के फ्यूचर के लिए बिल आखिर मेरे महबूब कायद अब नहीं लड़ेंगे। कौम का फ्यूचर गया भाड़ में, मुल्क का फ्यूचर गया भाड़ में, मेरे मरियम नवाज साहबा के फ्यूचर के लिए, उनके रास्ता बनाने के लिए, अपनी गद्दी उन तक पहुंचाने के लिए अब वो नहीं लड़ेंगे। चलो अच्छी बात। तीसरे सवाल पे आने से पहले आपने कहा बिलावल ने नवाज शरीफ साहब को निशाने पे रख लिया। सुनिए मैडम शेख, बिलावल ने, अनट्रेंड बिलावल ने नवाज शरीफ को निशाने पर रख लिया। सुनो, अनट्रेंड बिलावल ने नवाज शरीफ को निशाने पर रख लिया। सुनो, आसिफ जरदारी ने बिलावल को कौम के दिमाग की दही बनाने पर रख लिया, किसी को कहकर किसी को सुनाने पर रख लिया। अरे वाह 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 वाह। चलो अच्छा, आप मैडम शेख आ जाइए सवाल पे। मैडम शेख थैंक यू मैडम शेख, वेलकम आइंदा भी। मैडम शेख अच्छा अब आ जाइए इस बात पे कि बात तो सच है बिलावल कह रहा है, मगर बात है रुसवाई की। आप पहले शेर के दूसरे मिसरे पे यानी दूसरे हिस्से पे चले जाते हैं कि बात रुसवाई क्यों है। बात रुसवाई की इसलिए है कि अनट्रेंड बिलावल भुट्टो से पूछना है कि 4 बार मरकज़ में 18-20 साल से सिंध में जो सवाल आप नवाज शरीफ साहब से कर रहे हैं, कारकर्दगी के, परफॉर्मेंस के, गवर्नेंस के, परफॉर्मेंस के, क्या वो आप उनका जवाब दे सकते हैं? अच्छा, और दूसरा बिलावल भुट्टो साहब के क्रेडिट पर अब तक कोई एक काम हो तो मुझे बता दीजिए। बात रुसवाई इसलिए है कि जिन पर आज तनकीद फरमा रहे हैं, कल इनके इक़्तिदार में हम नवाला हम प्याला थे और कल तक तारीफ़ें फरमा रहे थे। और बात रुसवाई की इसलिए है कि अपने वजारत उज़्मा के जब से ख्वाब बिखरे हैं तो अब कौमी हुकूमत के लिए आपके वालिद मोहतरम ट्राइयाँ कर रहे हैं और आप ऊपर से लड़ रहे हैं। वो जिनको साथ मिलाकर हुकूमत, कौमी हुकूमत बनाना चाहते हैं, आप उनसे लड़ रहे हैं। बात सच किस लिए है मैडम शेख? एवरग्रीन लाडले, सदाबहार लाडले, सुपर डुपर लाडले मेरे महबूब कायद नवाज शरीफ साहब, IGI हो, असगर खान केस हो या एन इलेक्शन के दौरान मुझे 2/3 अक्सरियत चाहिए। बात सच है कि वो एम्पायरों से मिलकर खेलते हैं। उनके जनरल जिलानी और उसके बाद जन ज़ियाउल हक, उसके बाद जन हमीद गुल और उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, बात सच इसलिए है कि नवाज शरीफ क्या इस बार सब कुछ सेट करके नहीं आए? मुस्लिम लीग कह रही है कि रिस्क फ्री वापसी है, गारंटियों भरी वापसी है। और जब बेवन फील्ड से निकले थे और बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल पहुंचा था एयरपोर्ट, तो पता तो तब भी चल गया था। अच्छा, बात सच इसलिए है कि बयानिया, आखिरी बात, बयानिया लेस, परफॉर्मेंस लेस और आज मकबूलियत लेस नवाज शरीफ साहब हैं और उनको छोटी छोटी जमातों के साथ साथ लोटों का भी मोहताज होना पड़ रहा है। बात और आखिरी बात ये कि बात ये भी सच है कि ये लिख लीजिएगा कि ये लाने वालों से हमेशा लड़ते आए हैं और इस बार भी लड़ेंगे। और आप ज़रा आगे इनको एक मरतबा आ लेने दीजिए इक़्तिदार में, चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बन लेने दीजिए। वैसे तो अभी तक यही तय हुआ इस वक्त घड़ी तक कि अगर सादा अक्सरियत मिली या 2/3 अक्सरियत मिली तो नवाज शरीफ साहब, अच्छा। और अगर कोई कौमी हुकूमत या साथ मिल के हुकूमत बनानी पड़ी तो शहबाज शरीफ। लेकिन अगर मेरे महबूब कायद आ गए तो आप देख लीजिएगा लड़ाई वहीं से शुरू होगी जहाँ ख़त्म हुई थी। अच्छा, लेकिन भट्टी साहब ठीक है, आप कहते हैं बिलावल साहब दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन बिलावल साहब भी तो आपके मुताबिक कि आप शुरू से यही बिलीव करते आए हैं कि वो खुद भी कहीं ना कहीं डील ढील कर लेते हैं, तो फिर आज वो नवाज शरीफ साहब को किस मुंह से कह रहे हैं? नहीं मैडम शेख, पहली हमेशा याद रखिए कि कहावत है कि मफाद परस्तों की आखिरी लड़ाई इनकी बाहमी लड़ाई होती है। मौका परस्तों की आखिरी लड़ाई इनकी आपस की लड़ाई होती है और इब्नल वक्तों की आखिरी लड़ाई इनकी आपस की लड़ाई होती है। बिलावल नहीं करते कोई डील ढील, उसके लिए मेरे मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब हैं। बिलावल का यही काम है जो वो कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था अगर फ्यूचर में इलेक्शन के बाद जरूरत पड़ी इकट्ठे होकर हुकूमत बनाने की तो जरदारी साहब बनाएंगे, तो वो भी कर लेंगे। और अगर इनकलाब लाना हुआ तो बिलावल साहब लीड करते रहेंगे। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जो मुझे आप लोगों से करना है,
बट एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक लेंगे, नैब की बात करेंगे, उसके बाद रैपिड फायर आफ्टर ब्रेक। खबर ये सामने आई है कि नैब ने सरकारी मुलाजमीन का एतमाद बहाल करने के लिए उनको गैर ज़रूरी इन्वेस्टिगेशन से बचाने के लिए 6 अहम इकदाम करने का फ़ैसला किया है। अब वो क्या तब्दीलियाँ इकदाम हैं, वो ये है कि जी किसी सरकारी मुलाजिम या अहदेदार को हरासा करने या गिरफ्तार करने की इजाज़त नहीं होगी। किसी गुमनाम शिकायत यानी जिसके ऊपर पता नहीं है कि कौन है शिकायत कुनिंदा, उस पर गौर नहीं होगा। शिकायत करने वाला एक हलफनामा साथ अपनी शिकायत के जमा करवाएगा और अगर शिकायत गलत निकली तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे, जुर्माना भी हो सकता है उस सूरत में। फिर ये भी तब्दीली करने का फैसला किया गया है कि सरकारी इक़दामात में जो तरीक़ा कार की ख़राबी है उसके ऊपर इंक्वायरी नहीं की जाएगी। तहकीकात का सामना करने वाले शख्स को मुल्जिम नहीं बल्कि रिस्पोंडेंट यानी जवाब देने वाले के तौर पर लिखा जाएगा। इन्वेस्टिगेशन के मरहले पर मीडिया को जवाबदेह का नाम या शिकायत की तफसीलात फराहम नहीं की जाएंगी। ये भी कि जब शिकायत दर्ज होगी तो उस पर सीनियर सेक्रेटरीज़ पर मुश्तमिल कमेटियों से मुशावरत भी की जाएगी इस मुतल्लिक। ये जो इक़दामाती तब्दीली करने का फ़ैसला किया गया है, क्या इससे फ़ायदा होगा? अपने तज्ज़ियाकारों के सामने ये सवाल रखा है। उमर, क्या राय है आपकी? अलीना, पहली बात तो ये है कि ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, ये ऐसी कोई कवानीन में तब्दीली नहीं है। जो नैब का एक अपना तरीक़ाकार है उसको उन्होंने तब्दील किया है और ये बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट ये है कि जो ये एनोनिमस कंप्लेंट्स हैं इस चक्कर में बहुत सारे लोगों की हरासमेंट होती थी, उसके बारे में जो उनका फ़ैसला बड़ा वाज़ेह भी और बड़ा मुस्तहसन भी है। और दूसरा ये जो प्रोसीजरल इश्यूज़ में बहुत सारे लोगों की ख्वारी होती थी जी कि आपने फ़लान ला को इस तरह किया इस तरह किया, हालांकि कोई मटीरियल बेनिफिट नहीं होता था। तो इस मामले में ये जो कमेटी है जो सूबे लेवल पे होगी या मरकज़ लेवल पे होगी, उसमें साथ को नैब का भी नुमाइंदा होगा, तो ये चीज़ें उधर ही तय हो जाया करेंगी। और देखें ऐसे भी लोग हैं, मेरा ख्याल है कि एक और जो चीज़ करने वाली है, एक जावेद बरकी साहब हैं, ये इमरान खान के मेरे ख्याल कज़न ही हैं, ये सेक्रेटरी रह चुके हैं और उन पर एक केस चल रहा है 2002 से कि कोई 80 की दहाई में कोई काम हुआ था, तो उस टाइम से कोई प्रोसीजरल इशू है। और वो इधर की इस्लामाबाद रहते हैं, तो कराची में केस चल रहा है, कुछ 100 से ज़्यादा दफ़ा वो कराची जा चुके हैं उधर अदालत में पेश होने के लिए। तो इस वजह से लोग जो सफ़र कर रहे हैं, मेरे ख्याल इसका तो ये जो तरीक़ाकार की खराबियां हैं इसके ऊपर या तो सरफे नज़र कर दिया जाए या फिर कुछ दरमियाना। ठीक है जी भट्टी साहब। 0 मिनट आपने कहा, 0 मिनट मैंने सुना, मैडम शेख कहा सुना माफ़। 1 अरब लगा है हाउस ऑफ शरीफ की पनामा लीक्स पर। नैब ने क्या निकाला है, क्या उखाड़ा है, धड़ाधड़ सरेंडर कर रहा है। मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या अहद चीमा और फवाद हसन फवाद बेगुनाह थे या सज़ा उन्होंने कोई जुर्म किया था? अगर बेगुनाह थे तो पिछले नैब ने अंदर क्यों किया? अगर वो उन्होंने गुनाह किया है तो आज नैब पीछे क्यों हट गया है? टीटी स्कैंडल से ये क्यों पीछे क्यों हट गए? जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग से पीछे क्यों हट गए? और बाकी 1100 अरब के जो मेगा करप्शन स्कैंडल है उनसे पीछे क्यों हट गए? क्या सिर्फ इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही करप्शन रह गई है, बाकी सारे धुल गए हैं? तो लिहाजा कहने का मकसद है लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच एक की दुम, नैब बंद कर दें। अब क्या फायदा इसका? इतनी तरमीमें हो चुकी हैं, इतना मुझे पता है कि ऊपर वाले 3 जो बड़े हैं उनकी इतनी तनख्वाहें हैं। मैडम शेख, असासों से ज़्यादा आमदन, पिंडी वाला प्लाजा, बेज़ाब्तगियाँ और इसके अलावा जो 3 प्रोजेक्ट्स थे पंजाब हुकूमत के, लेकिन फिर वो साबित क्यों नहीं हो सका? वही तो मैं कह रहा हूँ मैडम शेख कि कल इन्होंने पकड़ लिया और एक बंदे को 2 साल अंदर रखा। 2-2.5 साल जिंदगी के काफ़ी होते हैं अगर नैब साहब को पता चल जाए कि वो अंदर रखा कि असास से ज़राए आमदन से ज़्यादा हैं, और आज कह दी नहीं मुताबिक है भाई, उसके 2-2.5 साल कौन वापस दिलाएगा? तो या तो मेहरबानी करके ये ताला मार दें, और अगर ताला नहीं मारना तो हर 5 साल बाद मुजलम और मुजरम ना बदलें। और आज जो कर रहे हैं कल भी आपको इसी तरह सरेंडर करना पड़ेगा, लिहाजा आज जो कर रहे हैं वही ईमानदारी से कर लें। ठीक है, वो बेनामियों का केस है लेकिन वो इस्टेब्लिश नहीं कर पाए थे कॉन्टैक्ट, दरअसल ये मसला था। प्रोसिक्यूशन में आके ऐसी की तैसी हो जाती है नैब की, लेकिन सरकारी मुलाजमीन वाला जो सीन है ना, नैब की कवानीन बदल दिए उन्होंने, सारे कवानीन बदल दिए, बेनामी सारे सीन था। लेकिन मसला ये सरकारी मुलाजमीन, ये तो फैक्ट है ना सर कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो अब हाथ ही नहीं डालती कामों में। वो कहती है हमने ये टेंडर साइन ही नहीं करना, हमने अपना काम ही नहीं, क्योंकि वो डर है उनको कि नैब की इंक्वायरी हम पे बैठ जाएगी, ज़रा सा प्रोसीजरल एरर हुआ तो हमें वो इंक्वायरी के लिए बुला लेंगे। बेनज़ीर,
अलीना, मैं जो नैब चेयरमैन हैं उनकी तकरीर सुन रही थी अभी कुछ दिन पहले। बिजनेस कम्युनिटी को वो कह रहे थे कि अब से हम आपको तंग नहीं करेंगे। सरकारी अफसरान से वो कह रहे थे अब हम आपके साथी बन के रहेंगे। पीछे कौन रह गया? सियासतदान। ना ही सियासतदानों के लिए कोई हम साथ साथ है खेलना चाहता है और ना ही उनके लिए कोई SOPs तैयार होती हैं। बड़ी अजीब सी बात है ना, नैब एक तरफ SOPs बना रही है सरकारी अफसरान के लिए और कहा जा रहा है उनका मीडिया ट्रायल नहीं होगा, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे कोई मालूमात नहीं दी जाएगी मीडिया। लेकिन जो सियासतदानों पे इस वक्त केसेस चल रहे हैं नैब में, उनका तो तकरीबन रोज मीडिया ट्रायल होता है, उनकी तो खबरें और सारी तफसीलात जो होती हैं वो सारी मीडिया में आती हैं। देखिए, बुनियादी मसला वही है जिस पे मैं बार बार बात कर चुकी हूँ, नैब की रेप्यूटेशन। इस मुल्क में सबको पता है कि नैब पे सबसे ज्यादा असरअंदाज कौन सा इदारा है और उस इदारे की कब पॉलिसी बदल जाए किसी को नहीं पता। पहले बाजवा डॉक्ट्राइन होता था, मुझे नहीं पता आजकल कौन सा डॉक्ट्राइन है। हो सकता है कोई नया डॉक्ट्राइन आ जाए और फिर पॉलिसीज बदल जाए, फिर SOPs बदल जाए। तो क्योंकि ज्यादातर हमारे सरकारी अफसरान जो होते हैं उन पे जो केसेस बनते हैं वो सियासतदानों के साथ जुड़े हुए होते हैं। जैसे ये फवाद हसन फवाद का केस था, उनका शहबाज शरीफ साहब के साथ जुड़ा हुआ था, आज चीमा का था। तो आज अगर किसी के साथ बनी है सियासी जमात के साथ, कल उनकी लड़ाई हो जाए उनके साथ, उनके खिलाफ केसेस बनेंगे तो फिर सरकारी अफसरान भी उस लपेट में आ जाएंगे। तो नहीं, मेरे ख्याल से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है मत साहब, लेकिन दो आसान चीज़ें अगर कर लें तो नैब बेहतर हो जाए। एक तो ये कि जितना बड़ा इल्ज़ाम लगाए और अगर वो साबित नहीं कर सके तो नैब शुड पे द पेनल्टी। जिस शख्स पर वो इल्ज़ाम लगाएं, अगर किसी पर 1 अरब का इल्ज़ाम लगाएं और वो 2-2, 3-3 साल भुगते, तो फिर नैब अगर साबित ना कर सके तो नैब उस शख्स को 1 अरब रुपए वापस करे। ये तो एक इसलिए कि उसके बाद फिर आप केस बनाएंगे, उसके बाद आप उस चीज़ को खामाखाई किसी को उठा के बंद नहीं करेंगे। तो नैब पर एक पेनल्टी, हैवी पेनल्टी आनी चाहिए, उसमें परसेंटेज आप देख सकते हैं। दूसरा, नैब के चेयरमैन की अनप्रेसिडेंटेड पावर ख़त्म होनी चाहिए। सर वैसे जो अभी तब्दीली की गई उसमें तो कम की गई। कम नहीं है, फिर भी नहीं है। देखिए एक तो पोलिटिसाइजेशन ऑफ नैब जो है कि कौन नैब का चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है, नैब की जो बाकी जो रीजनल डायरेक्टर्स हैं वो कौन कैसे आते हैं, इसको जब तक आप बेहतर नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जो भी लोग हैं उनकी साइबर क्राइम ना इस तरह के उसमें कितनी वाइट कॉलर क्राइम में कितनी क्या एक्सपर्टीज है, ज़रा मालूम तो करें कि जो लोग नैब के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी वाइट कॉलर क्राइम की एक्सपर्टीज मालूम कर लें, आपको पता चल जाएगा कि इसीलिए ये सारी चीज़ें होती हैं। इनको ख़त्म करें तो ये तजावीज़ खुद ब खुद वो हो जाएंगी। बाकी तजावीज़ बुरी नहीं है, लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो आप कभी भी जैसे हम FBR के बारे में बात करते हैं ना कि FBR के अफसरान अगर जाके या काम करने वाले अगर जाके लोगों से रिश्वतें मांगेंगे या बात करेंगे या गैर ज़रूरी इंक्वायरीज करेंगे अपने बेनिफिट के लिए, तो फिर क्या होगा? सेक्रेटरीज कमेटी इसमें है, सेक्रेटरीज कमेटी, सेक्रेटरीज तो खुद इन्वॉल्व होते हैं, वो कमेटी क्या करेगी? नहीं, वो सिर्फ मुशावरत उनसे की जाएगी। मुशावरत जब आप उनसे करेंगे जो इन केसेस में, क्योंकि उमर इज फॉर द इकदाम, तो बिल्कुल मुख्तसर अगर आप उमर कुछ कहना चाहें तो। अलीना ये जो सेक्रेटरीज की बात हो रही है ना, बेसिकली उस कमेटी में ये तय होना है कि ये मामला या जो इर्रेगुलरिटी है ये प्रोसीजरल लेवल पे है या कि इसमें कोई माली फ़ायदा भी शामिल है, यानी कि ये चीज़ तय करने के लिए, अदरवाइज इससे ज़्यादा नहीं है मेरे ख्याल उसमें कोई। यानी जो तजवीज़ हुआ है मैं उसके हवाले से बात कर रहा हूँ कि उसका उस कमेटी का जो पर्पस है वो ये बयान बिल्कुल सही है। तो एक बड़े दिलचस्प सवाल है अपने तजियाकारों की, उसके ऊपर जल्दी से राय जानते हैं। मामला कुछ यूँ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भुट्टो फांसी केस की समाअत होनी है, लेकिन ये समाअत इसकी कार्रवाई बराह रास्त नशर की जाए या फिर रिकॉर्ड कर ली जाए और बाद में ये रिकॉर्डिंग जारी की जाए, इसके ऊपर एक रिपोर्ट मुरतब की जा रही है और ये रिपोर्ट पीर को पेश होगी और फैसला किया जाएगा। अपने तजियाकारों के सामने हमने यही सवाल रखा है कि क्या होना चाहिए, क्या बराह रास्त टेलीकास्ट होनी चाहिए समाअत या फिर बाद में जारी कर दें? उमर, आपकी राय? मेरे ख्याल है कि डायरेक्ट बराह रास्त होनी चाहिए ताकि लोग उनको कोई एक इशू भी मिला रहेगा उस पर बात करते रहेंगे और इस तरह से कोर्ट की जो इज़्ज़त अफजाई भी होगी कि उन्होंने एक इशू को सेटल किया। हालांकि मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये था कि जो बाकी केसेस आपके पास पड़े हुए हैं, पहले तो जो अदालत कर चुकी है, लेकिन ये जो डिस्पोजल का मामला है, तहीर का शिकार है, उनको पहले तय कर लिया जाए। इन मामलों पर ज्यादा। अच्छा चले, प्रिंसिपल जो स्टांस है आपका उस दरखास्त से, प्रिंसिपल दरखास्त से मुतालिक, वो हम आगे जाके जानेंगे। अभी बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन मल साहब,
बराह रास्त दिखानी चाहिए। उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप सेकंड सोर्स के बजाय आप डायरेक्ट सुन रहे होते हैं। अभी तो ये होता है ना कि चैनल कोई रिपोर्टर क्या दे रहा है, क्या रिमार्क्स चल रहे हैं, क्या टिकट्स चल रहे हैं, जब लोग बराह रास्त सुन रहे होते हैं तो उन्हें फिर इस चीज़ की ज़रूरत तो वो कह रहे हैं ना बाद में रिकॉर्डिंग जारी कर देंगे। बेनज़ीर 3 वोट्स हो गए भट्टी साहब कि बराह रास्त टेलीकास्ट किया जाए। आप भी पूरा दिन टीवी पे बैठ के समात देखना चाहते हैं? जी मैडम शेख, क्योंकि ये बहुत अहम केस है, अदालती कत्ल है या फांसी है, तारीख साज केस है, ये भी लाइव दिखाया जाए और जो परवेज मुशर्रफ वाला है केस लगा हुआ है वो भी लाइव दिखाया जाए। तो भट्टी साहब अगर पनामा केस की उन्होंने दोबारा से वो कह दिया कि उसको भी खोल लेते हैं तो उसको भी लाइव दिखाया जाए फिर? तो और लाइव मैडम शेख, लाइव मैं महबूब कायद और सारों को देखना चाहूंगा, बार बार भट्टी साहब स्पेशल स्क्रीनिंग करेंगे, कोर्ट रूम में जाके भी लाइव देखेंगे। मैडम भट्टी साहब स्पेशल स्क्रीनिंग का एहतमाम करेंगे। It has 4 legs, its price is 25 rupees. There I saw my best friend. भट्टी साहब गलत नोट्स उठा लिए आपने, रुक जाए, ये गलत नोट्स उठा लिए आपने, सही वाले नोट्स करें। मुझे प्रोग्राम से इजाजत लेने दें, आज के लिए इतना ही। भट्टी साहब सही नोट्स पढ़ेंगे, मंडे को फिर भट्टी साहब को बुलाएंगे, सही वाला तज्जिया सही नोट से सुनेंगे। अल्लाह हाफिज।